Hello everyone, how are you? Hope everyone fine. I'm also fine. So let's start today's topic, that is center state financial relation. सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन। देखिए टिल नाउ अभी हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 9 आप लक्ष्मीकांत बुक ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से सब कुछ हम सीरियली जा रहे हैं। तो अभी तक हमने जो चैप्टर 9 आप लक्ष्मीकांत बुक का वो है हमारा पर्सनल इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें अभी तक हमने कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क हमने पढ़ा, और अभी तो हमने पढ़ा था कि सेंटर स्टेट के बीच जो लेजिस्लेटिव रिलेशन कैसा है, सेंटर स्टेट के बीच एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन कैसा है, क्या क्या प्रोविजंस है। अब हम पढ़ेंगे सेंट्रल और स्टेट के बीच फाइनेंशियल रिलेशन के बारे में। अब फाइनेंशियल रिलेशन के बारे में मतलब कि जो फाइनेंशियल मैटर है, जैसे टैक्स वगैरह से मैटर है, इकोनॉमी से, सारे पॉलिसी से रिलेटेड है, ये सब पढ़ेंगे कि सेंटर और स्टेट के बीच कैसे टैक्स कलेक्ट किया जाता है, कैसे टैक्स डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, और सेंटर में टैक्स कैसे बनाया जाता है, क्या प्रोविजंस है, उसको स्टेट में कैसे लागू कराया जाता है, कैसे कलेक्ट कराया जाता है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, सब कुछ आज इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे। और आज के जो इस वीडियो लेक्चर में आने वाले जो आर्टिकल्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट नेचर के हैं, और वो उनके हाई चांस है कि आपके यूजीसी नेट जून 26 सेशन में आने का बहुत ज्यादा चांस है, क्योंकि जो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक, दैट इज सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस। सी द 80th and amendment of 2088 amendment of 2003 have introduced the major changes in the central state financial relation। देखिए जो उसमें बताया गया कि जो 80 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2000 और 88 88 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003 का जो इंट्रोड्यूस किया, उन्होंने क्या किया, जो सेंट्रल और स्टेट का फाइनेंशियल रिलेशन में बहुत ज्यादा चेंजेस लाए। The 80th amendment was enacted to give effect to the recommendation of 10th फाइनेंस कमीशन। और जो हमारा 80 अमेंडमेंट एक्ट हुआ था उसने क्या किया था, जो 10th फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन को इफेक्ट में लाया था। द कमीशन रिकमेंडेड दैट आउट ऑफ टोटल इनकम ऑब्टेन्ड फ्रॉम सर्टेन सेंट्रल टैक्सेस एंड ड्यूटीज 29 शुड गो टू द स्टेट। देखिए जो हमारा 10th फाइनेंस कमीशन का जो रिकमेंडेशन था उसको हमारा जो 80th अमेंडमेंट लाया था, उन्होंने लाया था कि जो सेंट्रल अपने टैक्सेस और ड्यूटीज को कलेक्ट करती है उसमें से 29% किसको जाएगा, स्टेट को जाएगा 29%। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो 80th अमेंडमेंट के थ्रू कितना परसेंट टैक्स स्टेट को जाएगा जो सेंटर के द्वारा कलेक्ट किया गया है टैक्स और ड्यूटीज, तो जाएगा 29%। देखिए ये सब डेटा फैक्ट है, इनको याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये डायरेक्ट एमसीक्यूज में आ जाते हैं। तो अगर आपको याद है, नॉलेज है, तभी कर पाओगे, अदरवाइज भूल जाओगे, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं लगाना है। दिस इज नोन एज द अल्टरनेटिव स्कीम ऑफ डिवोल्यूशन। अब इसको बोला जाता है अल्टरनेटिव स्कीम ऑफ डिवोल्यूशन। अल्टरनेटिव स्कीम ऑफ डिवोल्यूशन देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और अल्टरनेटिव स्कीम ऑफ डिवोल्यूशन 80th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू लाया गया था, जो कि 10th फाइनेंस कमीशन का रिकमेंडेशन था। और अल्टरनेटिव स्कीम ऑफ डिवोल्यूशन में क्या किया जाता है, जो टैक्सेस और ड्यूटीज सेंट्रल के द्वारा कलेक्ट किया जाता है उसको उसमें से 29% स्टेट को दिया जाता है। एंड केम इनटू इफेक्ट रिट्रोस्पेक्टिवली फ्रॉम अप्रैल 1 1996। और देखिए जो हमारा स्कीम था अल्टरनेटिव स्कीम ऑफ डिवोल्यूशन, जिसमें 29% स्टेट को जाएगा पैसे, वो कब मतलब इफेक्ट में आया था, 1 अप्रैल 1996 को। दिस अमेंडमेंट डिलेटेड आर्टिकल 272, जो कि टैक्सेस लेविड एंड कलेक्टेड बाय द सेंट्रल मे बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट। अब देखिए जो हमारा ये 80th अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो हमारा आर्टिकल 272 था, जिसमें लिखा गया था कि जो टैक्स सेंट्रल के द्वारा कलेक्ट किया जाएगा वो सेंट्रल और स्टेट के बीच में भी डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब में भी डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। बट इसको हटा के अब अमेंडमेंट 80 के तहत क्या बोल दिया गया, जो कि टैक्स और ड्यूटी सेंट्रल के द्वारा कलेक्ट किया जाएगा उसमें से 29% स्टेट को जाएगा ही जाएगा। एंड द 88th अमेंडमेंट हैज एडेड अ न्यू आर्टिकल, दैट इज 268A। 268A देखिए जो बाद में अमेंडमेंट के द्वारा जुड़े जाते हैं आर्टिकल्स, उसमें ABC ऐसे क्लॉज में लाया जाता है। तो जो हमारा 268A आर्टिकल है वो 88वें अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जोड़ा गया था, जो कि 88वां अमेंडमेंट एक्ट हमारा हुआ था 2003 में। एंड आर्टिकल 268 क्या डील करता है, आर्टिकल 268 डीलिंग विद द सर्विस टैक्स। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, राइट डाउन कर लीजिए। आर्टिकल 268A डीलिंग विद सर्विस टैक्स। और इस आर्टिकल के थ्रू जो यूनियन लिस्ट में हमारे आइटम्स हैं, सब्जेक्ट है, उसमें एक नया सब्जेक्ट जुड़ गया,
जिसको जिस एंट्री को बोला जाता है 92C, टैक्सेस ऑन सर्विसेज। अब कोई भी सर्विसेज भी अगर प्रोवाइड किया जा रहा है, जैसे गुड्स होता है, कुछ मटेरियल्स होते हैं, उनके सिवा अगर सर्विसेज जैसे सर्विस दिया जाता है ना, उस पर भी हमें टैक्स लगेगा, तो हमारा यूनियन लिस्ट का मैटर है। जो आर्टिकल 268A के थ्रू नया आइटम जोड़ा गया है, वो यूनियन लिस्ट में जोड़ा गया है, जिसको एंट्री 92C बोला जाता है, वो है टैक्सेस ऑन सर्विसेज। आफ्टर दिस टू अमेंडमेंट द प्रेजेंट पोजीशन इन दिस रिगार्ड एज फॉलो। अब देखिए जो हमारा 80th एंड 88th अमेंडमेंट के थ्रू जो चेंजेस आए, उसके बाद हमारा जो प्रेजेंट फाइनेंशियल पोजीशन है वो इस तरह है। सी टैक्सिंग पावर ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट। अब देखिए जो कुछ हमारे दो टैक्सेस हुए, मेजर अमेंडमेंट हुए टैक्सेस में, जैसे 80 और 88 के थ्रू, तो उसके बाद जो हमारी टैक्सिंग पावर है, टैक्स लगाने की जो पावर है सेंटर और स्टेट का, कुछ इस प्रकार दिया गया है यहाँ पे। इसको हम पॉइंट वाइज में समझते हैं ताकि इजी हो कंसेप्ट को समझने में। सी द कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइड द टैक्सिंग पावर बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट इन द फॉलोइंग वे। लाइक फर्स्ट, द पार्लियामेंट हैज एन एक्सक्लूसिव पावर टू लेवी द टैक्सेस इन्यूमरेटेड इन द यूनियन लिस्ट। देखिए इसमें बताया जाता है कि अगर हम यूनियन लिस्ट में जो भी आइटम्स है उसमें अगर टैक्स लगाना होगा, तो पार्लियामेंट के पास क्या एक्सक्लूसिव पावर है कि उनमें टैक्स लगा सकता है, जो कि यूनियन लिस्ट में मैटर है। और ऐसे कैसे कितने जो मैटर है जिनमें पार्लियामेंट हमारा टैक्स लगा सकता है, देखिए देयर आर 15 सच टैक्सेस, और इस प्रकार के 15 टैक्सेस हैं जिसमें पार्लियामेंट एक्सक्लूसिव क्या कर सकता है, इन्यूमरेट कर सकता है टैक्स को। एंड नेक्स्ट है देखिए द स्टेट लेजिस्लेचर हैज एक्सक्लूसिव पावर टू लेवी द टैक्सेस इन्यूमरेटेड इन द स्टेट लिस्ट। देयर आर 20 सच टैक्सेस। बताया गया कि जो ऐसे कुछ मतलब टैक्सेस है जो कि 20 तरह के हैं, जिसपे हमारा स्टेट लेजिस्लेचर एक्सक्लूसिव इन्यूमरेट कर सकता है, मतलब टैक्स लगा सकता है, लेवी द टैक्सेस। ये तो हमारा रहा जैसे कि सेंट्रल क्या होगा, जो यूनियन लिस्ट में टैक्स के दिए गए हैं लाइंस, उसमें हमारा पार्लियामेंट लगाएगा, और जो स्टेट लिस्ट में 20 आइटम्स हैं उनमें मतलब हमारा स्टेट लेजिस्लेचर क्या करेगा, लेवी करेगा, टैक्स लगाएगा। एंड थर्ड पॉइंट देखिए, बोथ द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर कैन लेवी द टैक्सेस इन्यूमरेटेड इन द कॉन्करेंट लिस्ट। देयर आर 3 सच टैक्सेस। अब बताया कि जो हमारा कंकरेंट, देखिए हमने यूनियन लिस्ट की बात की तो वहां पे हमारा पार्लियामेंट करेगा, पार्लियामेंट लेवी करेगा टैक्स, जो कि इस यूनियन लिस्ट में हमारे 15 टैक्सेस है। और देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यूनियन लिस्ट में कितने से सच टैक्स है जिनमें पार्लियामेंट लगा सकता है टैक्स, उसमें 15 है। और स्टेट लिस्ट में ऐसे 20 टैक्सेस है, और कंकरेंट लिस्ट में ऐसे 3 टैक्सेस है जिनमें स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट दोनों मतलब टैक्स लगा सकते हैं। नेक्स्ट है द रेजुडरी पावर ऑफ द टैक्सेशन, दैट इज पावर टू इम्पोज द टैक्सेस नॉट इन्यूमरेटेड एनी ऑफ द 3 लिस्टेड इज वेस्टेड इन द पार्लियामेंट। अंडर दिस प्रोविजन द पार्लियामेंट हैज इम्पोज्ड गिफ्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स एंड एक्सपेंडिचर टैक्स। देखिए अब बताया गया कि कुछ ऐसे रेजुडरी पावर दिया गया है किसको, पार्लियामेंट को, कि वो टैक्स लगा सकता है। अगर वैसा कोई टैक्स अगर हमारे कॉन्करेंट लिस्ट में मेंशन नहीं है, स्टेट लिस्ट में मेंशन नहीं है, और यूनियन लिस्ट में भी मेंशन नहीं है, उसके अलावा अगर कोई ऐसा प्रोविजन आ रहा है, कोई ऐसे मतलब टैक्स आ रहा है, तो उस पर क्या होगा, हमारा रेजुडरी पावर दिया गया है पार्लियामेंट को कि वो टैक्स लगा देगा। जैसे कि गिफ्ट टैक्स आया, वेल्थ टैक्स आया, एक्सपेंडिचर टैक्स आया, इस सब पे हमारा कौन करेगा, इसको बोला जाता है रेजुडरी पावर ऑफ पार्लियामेंट, थ्रू विच पार्लियामेंट कैन लेवी द एक्सक्लूसिव टैक्स ऑन अ मैटर विच आर नॉट इन्यूमरेटेड एनी ऑफ 3 लिस्ट। और देखिए यहाँ पे एक खास पॉइंट बताया गया कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या किया, डिस्टिंक्शन किया है, मतलब कि पावर ऑफ लेवी एंड कलेक्ट, मतलब कि टैक्स पावर जो टैक्स लगाने का और कलेक्ट करने का, और पावर को टैक्स और को बांटने का, मतलब प्रोसीड करने का भी पावर अलग अलग किया गया है। मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या किया, डिस्टिंक्शन दे दिया है। जैसे कि हमारा इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया जाता है, लगाया जाता है और कलेक्ट किया जाता है, बट वो जो टैक्स आता है उसको सेंट्रल और स्टेट के बीच डिस्ट्रिक्ट प्रोसीड किया जाता है। तो देखिए अलग हुआ ना, मतलब कि कुछ ऐसा टैक्स है जो मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट लगा रहा है और सेंट्रल गवर्नमेंट वो टैक्स कलेक्ट भी कर रहा है, बट प्रोविजन ऐसा दिया गया कि वो पैसे सेंट्रल और स्टेट दोनों के बीच प्रोसीड किया जाएगा। तो ऐसे भी प्रोविजन है हमारे। नाउ सी टैक्सेस लेविड बाय द सेंट्रल बट कलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएटेड बाय द स्टेट। अब बताया जाता है कि आर्टिकल 268 बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 268 क्या बताता है कि टैक्सेस लेविड बाय द सेंट्रल बट कलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएटेड बाय द स्टेट। देखिए अब जो यहाँ पे बेसिकली आपको आर्टिकल, जैसे आर्टिकल और उसे टाइटल से याद करना है। जैसे आर्टिकल 268 का टाइटल आपको याद करना है, 268 ए का टाइटल याद करना है, इसके क्या प्रोविजंस है, इसको कौन लगाता है और कौन इसको कलेक्ट करता है, और इसका पैसा कौन किसके किसके बीच डिस्ट्रीब्यूट होता है। अगर इतना मालूम है आपको तो आपको फाइनेंशियल रिलेशन सेंट्रल एंड स्टेट के आप मास्टर हो।
अब देखिए हम यहाँ पे बात करेंगे आर्टिकल 268। आर्टिकल 268, तो आर्टिकल 268 बोलता है कि टैक्सेस लेविड बाय द सेंट्रल बट कलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएटेड बाय द स्टेट। और ऐसे कौन कौन से टैक्स है जो आर्टिकल 268 के अंदर आते हैं, तो देखिए स्टाम्प ड्यूटीज ऑन बिल्स ऑफ एक्सचेंज, चेक्स, प्रोमिसरी नोट्स, पॉलिसीज ऑफ इंश्योरेंस, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स एंड अदर्स। देखिए जो इतने भी टाइप के बिल्स है जिन पे स्टाम्प ड्यूटी जाएगा वो किसके द्वारा लगाया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है, बट उसको कलेक्ट एंड अप्रोप्रिएट बाय स्टेट गवर्नमेंट के किया जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, एक्साइज ड्यूटी ऑन मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशंस कंटेनिंग अल्कोहल एंड नार्कोटिक्स। देखिए एक्साइज ड्यूटी बता दो कि मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन के लिए जो कंटेनिंग अल्कोहल एंड नार्कोटिक टाइप के कुछ कंटेंट किए होते थे, ऐसा ही प्रोडक्ट पे क्या होगा, एक्साइज ड्यूटी जो लगाएगा वो लगाएगा सेंट्रल, बट कलेक्टेड अप्रोप्रिएटेड बाय द स्टेट्स। तो देखिए हमारा है आर्टिकल 268 के हमने टाइटल पढ़ा कि टैक्स लेविड बाय द सेंट्रल बट कलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएटेड बाय द स्टेट, और इसके कौन कौन से एग्जांपल्स है। तो क्या है देखिए इसमें आपका 2 MCQ तो अगर आएगा तो इसी टाइप में आएगा, बहुत ज्यादा डीप में नहीं आएगा। ऐसे आर्टिकल पूछेगा, उसका टाइटल पूछेगा, उसके प्रोविजंस और एग्जांपल भी पूछ देगा। बस इतना ही देखिए हमारा फाइनेंशियल रिलेशन आप बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। अगर आप पीवाईक्यूज वगैरह देखना चाहते हैं तो वो भी, अगर मैं वीडियो के लास्ट में जब चैप्टर खत्म होता है तो पीवाईक्यू सेशन लाते हैं, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कौन सा MCQ किस ईयर में आया था। नेक्स्ट देखिए टैक्स क्या है, सर्विस टैक्स लेविड बाय द सेंट्रल एंड कलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएटेड बाय द सेंट्रल एंड स्टेट। देखिए अब हम बात करेंगे आर्टिकल 268A। आर्टिकल 268A, पहले तो ये जानिए जो आर्टिकल 268 है ये आपका इंसर्ट किया गया था अमेंडमेंट 88 अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था, जो कि 2003 में हुआ था। और इसको बोला जाता है आर्टिकल 268A को सर्विस टैक्स बोला जाता है। सर्विस टैक्स मतलब कि जो सर्विसेज है उस पर जो टैक्स लगेगा। तो बेसिकली ये क्या है, यूनियन लिस्ट का मैटर है। यूनियन लिस्ट में इसको डाला गया एंट्री 92C के तहत कि टैक्सेस ऑन सर्विसेज। तो देखिए अभी यूनियन लिस्ट में डाला गया तो जो टैक्स किसके द्वारा लगाया जाएगा, यूनियन लिस्ट के द्वारा लगाया जाएगा, मतलब यूनियन सेंटर के द्वारा लगाया जाएगा ये टैक्स। जो भी टैक्सेस आर्टिकल 268 मतलब जो भी सर्विसेज टैक्स होंगे उसको सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा, इंपोज करेगा, बट उसको कलेक्ट एंड अप्रोप्रिएट बाय सेंटर और स्टेट दोनों के द्वारा उसका कलेक्शन एंड अप्रोप्रिएशन होगा। तो देखिए इतना इंपॉर्टेंट है आर्टिकल है, बहुत ही हाई चांस है इसको आने का, तो आप लोग मार्क कर लीजिएगा आर्टिकल 268A। और देखिए जो इसका प्रिंसिपल ऑफ फॉर्मुलेशन होगा कि कैसे कलेक्ट किया जाएगा, कैसे लगाया जाएगा, सब कुछ कौन करेगा, पार्लियामेंट करेगा। क्यों, क्योंकि ये यूनियन लिस्ट की मैटर है ना, इसलिए। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 269। देखिए अभी जब हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन एक ग्लांस पढ़ेंगे तो उसमें सारा आर्टिकल को मैं आपको एक लिस्ट बना के दे दूंगा, ताकि आपको उनका टाइटल्स आपको आर्टिकल के मतलब कि देख के पता चल जाए कि जैसे 292 दिया है, 275 दिया है, तो ऐसे मैं बता दूंगा कि कहां से कहां तक का बीच, कहां से आर्टिकल कहां से लेके कहां तक का किस मैटर पे है। जैसे हम अभी जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, जो टॉपिक पढ़ रहे हैं सेंट्रल स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन, तो इसके लिए स्पेशली कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है आर्टिकल। देखो जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 12 में आर्टिकल 268 से लेकर 293 के बीच बताया गया है कि सेंट्रल स्टेट का फाइनेंशियल रिलेशन के बारे में बताया गया है। तो देखिए सब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है तो इसका मतलब जिक्र मतलब सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया होगा। तो जो लिखा गया है सेंट्रल स्टेट का फाइनेंशियल रिलेशन, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 12 आर्टिकल 268 से लेकर 293 के बीच कंटेंट है, और वही हम एक एक करके पढ़ रहे हैं। जैसे देखिए आर्टिकल 268 से लेकर 293 तक है, तो हम इसी को पूरा पढ़ लेंगे। आर्टिकल 268 से लेकर 293 तक के पूरे प्रोविजंस को पढ़ेंगे तो वही हमारा हो जाएगा सेंट्रल स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन। तो जैसे देखिए हमने 268 के थ्रू पढ़ा कि जो टैक्सेस होंगे लेविड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बट अप्रोप्रिएटेड एंड कलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट होगा। और सच टैक्स हमने देखा कि जैसे स्टाम्प ड्यूटीज है, एक्साइज ऑन मेडिसिनल चीज़ों पे है। और फिर हमने 268A को देखा। 268 क्या है कि हमारा ये सर्विसेज टैक्स है, मतलब कि जो सर्विस पे टैक्स लगाया जाता है, जो कि यूनियन लिस्ट का मैटर है, बट इसको अप्रोप्रिएटेड एंड कलेक्टेड बाय सेंटर और स्टेट दोनों के बीच होगा। तो ये देखिए इसे एक एक करके हम पढ़ रहे हैं। अब पढ़ेंगे हम 269 हमारा आर्टिकल है कि टैक्सेस लेविड एंड कलेक्टेड बाय द सेंट्रल बट असाइन टू द स्टेट। अब देखिए 269 के बीच ऐसे टैक्सेस आएंगे जो कि लगाया भी जाएगा स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और कलेक्ट भी किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, बट वो जो टैक्स आएगा उसको असाइन कर दिया जाएगा किसको, स्टेट को।
सी द फॉलोइंग टैक्सेस फॉल अंडर दिस कैटेगरी। आप देखिए 269 के अंदर क्या क्या टैक्सेस आएंगे उसको देखते हैं हम। टैक्सेस ऑन द सेल और परचेस ऑफ गुड्स अदर देन न्यूज़पेपर। अगर देखिए अदर देन न्यूज़पेपर को छोड़कर हम अगर ऐसा कोई भी गुड्स सामान वगैरह को परचेस कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं तो उस पर जो टैक्सेस लगेगा वो आएगा आर्टिकल 269 के थ्रू। और इसको कौन कलेक्ट करता है? लगाता भी सेंटर है एंड कलेक्ट भी कौन करेगा? सेंटर करेगा। बट वो जाएगा किसको? पैसा असाइन हो जाएगा हमारा स्टेट को। सी बट देखिए इसमें क्या है, अदर देन न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर नहीं है इस चीज में। नेक्स्ट टैक्सेस है टैक्सेस ऑन द कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स इन द कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स। अब देखिए कोई भी गुड्स का इंटर ट्रेड हो रहा है दो स्टेटों के बीच, तो उस पे अगर जो टैक्स लगाया जाएगा वो सेंट्रल के द्वारा लगाया जाएगा, कलेक्ट भी सेंटर के द्वारा होगा, बट असाइन किसको किया जाएगा? स्टेट को ही असाइन किया जाएगा। द नेट प्रोसीड ऑफ दिस टैक्सेस डू नॉट form a part of the consolidated fund of India. They are assigned to the concerned state in accordance with the principle laid down by the parliament. अब देखिए जो इससे प्रोसीड से इसका नेट इनकम आएगा वो मतलब कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में नहीं जाएगा, इसको दोनों स्टेट के बीच मतलब एक पार्लियामेंट के द्वारा डिसाइड किया जाएगा, उसके बाद नेट प्रोसीड उनका रिस्पेक्टिव स्टेट को असाइन कर दिया जाएगा। नेक्स्ट देखिए आर्टिकल 270। आर्टिकल 270 देखिए क्या है? टैक्सेस लेविड एंड कलेक्टेड बाय द सेंट्रल बट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट। अब देखिए कुछ ऐसे टैक्सेस है जो कि लगाया भी जाएगा सेंट्रल के द्वारा और असाइन भी किसके कलेक्ट भी सेंट्रल के द्वारा किया जाएगा, बट उसका डिस्ट्रीब्यूशन सेंट्रल और स्टेट दोनों के बीच होगा। देखिए 269 में ये टोटली असाइन कर दिया गया था स्टेट को, बट अब 270 में क्या है? चीजें सेम है, प्रोसीजर सेम है, बट असाइन किसको किया जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट सेंट्रल और स्टेट दोनों के बीच किया जाएगा। तो ऐसे कौन से टैक्सेस हैं उसको हम देखते हैं। ड्यूटीज एंड टैक्सेस रिफर टू आर्टिकल 268, 268A, 269 मेंशन्ड अबव। अब देखिए जो 270 में जो एग्जांपल्स हैं वो है हमारे जो टैक्सेस कवर किए गए हैं 268 में और 268A में, मतलब कि जो स्टाम्प ड्यूटीज हैं और टैक्सेस रिफर हैं ये सब क्या होंगे, और जो सर्विसेज पे टैक्स है वो सब क्या है इसी में आएंगे। नेक्स्ट हमारा सरचार्ज ऑन द टैक्सेस एंड ड्यूटीज रिफर टू इन आर्टिकल 271। अब जो आर्टिकल 271 के थ्रू सारे आते हैं वो भी हमारे 217 में आएंगे। एनी सेस लिविड फॉर स्पेसिफिक पर्पज। तो ये सब क्या एग्जांपल्स है जो कि आर्टिकल 270 के अंदर आएंगे, टैक्स के एग्जांपल हैं। नेक्स्ट देखिए सरचार्ज ऑन टैक्सेस एंड ड्यूटीज फॉर पर्पज ऑफ द सेंटर, जो कि आर्टिकल 271 डील करता है। तो देखिए 271 क्या बताता है? द पार्लियामेंट कैन एट एनी टाइम लेवी द सरचार्ज ऑन टैक्सेस एंड ड्यूटीज रिफर्ड टू इन द आर्टिकल 269, 270। देखिए बोला गया कि जो आर्टिकल्स मेंशन है, मतलब आर्टिकल के थ्रू जो टैक्सेस मेंशन है, जैसे 269 में जो टैक्स मेंशन है, 217 में जो सेक्शन मेंशन है, उस पे हमारा पार्लियामेंट क्या कर सकता है? सरचार्ज ऑन टैक्स कर सकता है। द प्रोसीड ऑफ सच सरचार्जेस गो टू द सेंटर एक्सक्लूसिवली, इन अदर वर्ड द स्टेट्स हैव नो शेयर इन दिस सरचार्ज। अब देखिए जो इस सरचार्ज मतलब लिए कलेक्ट किए जाएंगे इस पे हमारे स्टेट का कोई भी शेयर नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए टैक्सेस क्या है? टैक्सेस लेविड एंड कलेक्टेड एंड रिटेन्ड बाय द स्टेट। अब देखिए टैक्स लेविड बाय स्टेट, कलेक्टेड बाय स्टेट एंड रिटेन्ड बाय द स्टेट, सब कुछ स्टेट में ही रहेगा। देखिए दीज आर द टैक्सेस बिलोंगिंग टू स्टेट एक्सक्लूसिवली। अब ये जो टैक्सेस है वो स्टेट के लिए एक्सक्लूसिवली बनाए गए हैं। जैसे देखिए दे आर मेंशन इन द स्टेट लिस्ट, देयर आर 20 नंबर। जो हम पढ़े थे ना कि स्टेट लिस्ट में कितने टैक्सेस है, 20 टाइप के। Every state is entitled to levy, collect and appropriate these taxes. Some of these are as follow. अब कुछ ऐसे जो टैक्स हैं वो है कैपिटाइजेशन टैक्सेस, ड्यूटीज ऑन सेसेशन टू एग्रीकल्चर लैंड, स्टेट ड्यूटीज ऑन एग्रीकल्चर लैंड, लैंड रेवेन्यू, टैक्सेस ऑन एग्रीकल्चरल इनकम, टैक्सेस ऑन लैंड एंड बिल्डिंग्स, टैक्सेस ऑन मिनरल राइट्स, टैक्सेस ऑन द कंजम्पशन और सेल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, टैक्सेस ऑन व्हीकल्स, टैक्सेस ऑन द सेल्स एंड परचेस ऑफ गुड्स अदर देन न्यूज़पेपर, फॉर एग्जांपल सेल टैक्स, टोल्स सारे हैं, टैक्सेस ऑन प्रोफेशंस, ट्रेड, कॉलिंग्स एंड एम्प्लॉयमेंट। तो ये सारे क्या है? कुछ एग्जांपल्स है जो कि हमारा एक्सक्लूसिव स्टेट लिस्ट में आते हैं टैक्स। नाउ सी अदर प्रोविजंस क्या क्या हैं? द अदर प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डीलिंग विद द सेंट्रल स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन आर। अब इस टैक्स के इस आर्टिकल के सिवाय कुछ ऐसे अदर प्रोविजन है जो कि सेंटर और स्टेट के बीच फाइनेंशियल रिलेशन को क्या करते हैं? इन्यूमरेट करते हैं। तो उनको हम देखते हैं।
फर्स्ट पॉइंट देखिए, पार्लियामेंट कैन प्रोवाइड फॉर ग्रांट इन एड टू द स्टेट बाय द सेंटर। अब देखिए पार्लियामेंट के पास क्या होता है, पावर होता है कि वो ग्रांट इन एड दे सके स्टेट को, किसके द्वारा, सेंट्रल के द्वारा। और जो प्रोविजन है ग्रांट इन एड बाय द सेंटर टू द स्टेट, ये है आर्टिकल 275 में मेंशन है। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, पूछा गया आर्टिकल है 275, ग्रांट इन एड, ग्रांट इन एड। तो आर्टिकल 275 डील विद ग्रांट इन एड बाय द सेंट्रल टू द स्टेट एंड सच सम आर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। और जो ऐसे चार्ज होंगे वो किस पे चार्ज होंगे, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे होंगे, जो कि जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के जो पैसे होंगे उसमें से मैं सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकता है, ग्रांट कर सकता है किसको, स्टेट को, किसके थ्रू, आर्टिकल 275 के थ्रू। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 282 क्या बताता है, देखिए अभी हम बताया ना फाइनेंशियल रिलेशन जो सेंट्रल स्टेट के बीच है, वो आर्टिकल आपका 268 से लेकर 293 के बीच पूरा यूमरेट है। तो अभी हम 282 को ही पढ़ रहे हैं। तो देखिए बीच बीच के कुछ जो स्पेशल प्रोविजन है बस उसी को है, सब एक एक करके नहीं पढ़ रहे हैं। अगर आपको एक एक करना है तो उसको हम बताएंगे, जो कॉन्स्टिट्यूशन एट ग्लांस है तो उसमें हम सब कुछ लिस्ट वाइज और उसके शॉर्ट ट्रिक्स बता देंगे ताकि आपको हमेशा याद रहेगा। देखिए तो आर्टिकल 282 क्या डील करता है, द सेंटर कैन मेक पब्लिक पर्पस ग्रांट टू स्टेट एंड टू एनी इंस्टीट्यूशन विद इन द स्टेट। देखिए आर्टिकल 282 बोलता है कि जो सेंट्रल हमारा कोई भी ऐसे पब्लिक पर्पस के लिए ग्रांट कर सकता है स्टेट के लिए और किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए, बट विद इन द स्टेट रहेगा। एंड आर्टिकल 293 देखिए क्या बताता है, द सेंट्रल कैन ग्रांट लोन टू द स्टेट एंड आल्सो गिव गारंटीज इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन रेज्ड बाय देम। जो कि देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि लोन देखा है हमारा सेंट्रल स्टेट को लोन देता है, वो किस आर्टिकल के थ्रू देता है, आर्टिकल 293 के प्रोविजन के थ्रू देता है। एंड पार्लियामेंट कैन इम्पोज रेस्ट्रिक्शन ऑन इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स इन द पब्लिक इंटरेस्ट, जो कि आर्टिकल 302 में मेंशन है। देखिए थोड़ा फाइनेंशियल रिलेशन के जो आर्टिकल है उससे हट गया है थोड़ा, बट एक क्या है जो हमारा रेस्ट्रिक्शन लगाएगा, हमारा पार्लियामेंट रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है इंटर स्टेट ट्रेड पे, IST इंटर स्टेट ट्रेड पे ऑन पब्लिक इंटरेस्ट के थ्रू। द अकाउंट्स ऑफ द स्टेट शैल बी केप्ट इन सच अ फॉर्म एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि आर्टिकल 152 में मेंशन है। देखिए आर्टिकल 150 में क्या मेंशन है कि जो हमारी स्टेट का अकाउंट होगा वो प्रिस्क्राइब बाय प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन कैग के द्वारा जो डिस्क्राइब किया जाएगा उसी फॉर्म में हमारा स्टेट गवर्नमेंट का अकाउंट होगा। अब देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। अब देखिए हम बेसिकली फीचर्स पढ़े अपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का फीचर्स पढ़ रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हम फीचर्स पढ़ा है। तो अभी तक हमने बहुत कुछ पढ़ा, अब पढ़ेंगे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जैसा कि हमें पता है हमारे इंडिया में क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ये बताता है कि जो हमारा बताता है कि हमारा जो PM होगा वो क्या होगा, हमारा रियल एग्जीक्यूटिव होगा। See, the Constitution of India provides for a parliamentary form of government both at center and states. Modern democratic governments are classified into parliamentary and presidential on the basis of nature of relation between the executive and legislative organs of the government। देखिए एक होता है हमारा पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, एक होता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा वहाँ रियल एग्जीक्यूटिव PM होगा, और जहाँ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा वहाँ रियल एग्जीक्यूटिव कौन होगा, प्रेसिडेंट होगा। इसको बोला जाता है नॉमिनल हेड्स बोलता है, इसको बोला जाता है हेड ऑफ, इसको PM को बोला जाता है रियल हेड्स। द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज वन विच इन विच द एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर फॉर इट्स पॉलिसीज एंड एक्ट्स। और देखिए जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में होगा, जो हमारे एग्जीक्यूटिव होंगे वो रिस्पॉन्सिबल होंगे लेजिस्लेचर को फॉर इट्स पॉलिसीज एंड एक्ट। जो भी वो पॉलिसी बनाएंगे, जो भी वो एक्ट करेंगे, वो रिस्पॉन्सिबल होंगे किसको, पार्लियामेंट को। And the presidential system of government on the other hand is one with which executive is not responsible to the legislature for its policies and act, and it is constitutionally independent of the legislature in respect of its term of offices। अब और देखिए यहाँ पे देखिए पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल दोनों के फीचर्स बता दिया गया। हमने पार्लियामेंट्री का फीचर जान लिया कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो हमारा एग्जीक्यूटिव होगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा पार्लियामेंट को फॉर इट्स पॉलिसीज एंड एक्ट, वेयर इन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो भी हमारा एग्जीक्यूटिव होगा वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा किसको, पार्लियामेंट को।
Thus, the president is the head of state as well as head of the government and enjoy real executive power without being responsible to the legislature. देखिए जब बताया गया कि जहाँ प्रेसिडेंशियल फॉर्म होगा तो हमारा प्रेसिडेंट क्या होगा, हेड ऑफ स्टेट होगा और हेड ऑफ गवर्नमेंट भी होगा, और वो क्या होगा, एग्जीक्यूटिव पावर इंजॉय करेगा और विदाउट बीइंग रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। अब बात करेंगे हम अपने इंडियन गवर्नमेंट की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करें, तो हम बात करेंगे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की। तो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट is also known as the cabinet government or responsible government, and it is prevalent in Britain, Japan, Canada and India. Most important point, write down MCQ। देखिए सारे MCQ है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहाँ कहाँ प्रिवेल करता है। तो हमारा देखिए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहाँ करेगा, एक तो ब्रिटेन में करेगा, जापान में करेगा, कनाडा में करेगा, इंडिया में करेगा। तो इसको आप लिख सकते हो बीजेसीआई, मतलब कि ब्रिटेन, जापान, कनाडा एंड इंडिया। यहाँ पे क्या है, हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इसको याद कर लीजिएगा। एंड द प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट ऑन द अदर हैंड इज also known as नॉन रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट और नॉन पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट और फिक्स एग्जीक्यूटिव सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, एंड इट इज प्रिवेलेंट इन यूएसए, ब्राजील, रसिया, श्रीलंका एंड अदर्स। अब कहाँ कहाँ प्रेसिडेंशियल है, यूएसए में है, ब्राजील में है, रसिया में है, श्रीलंका और अदर्स कंट्रीज में है। अब देखिए द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया इज लार्जली बेस्ड ऑन द ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम। अब बट देखिए हमारा जो इंडियन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम है वो किससे बेस्ड है, ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम से क्या है, बेस्ड है। सी हाउएवर इट इज नेवर बिकम अ रेप्लिका ऑफ द ब्रिटिश सिस्टम एंड डिफर फ्रॉम इट इन द फॉलोइंग रिस्पेक्ट। अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि पूरा डिट्टू एकदम ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम नहीं है, कि जैसे बोलते हैं ना उसका रेप्लिका नहीं है, बट कुछ कुछ चेंजेस है। जैसे कि कुछ जो चेंजेस है उनको हम इस तरह देखते हैं। इंडिया हैज अ रिपब्लिकन सिस्टम इन प्लेस ऑफ ब्रिटिश मोनार्कियल सिस्टम। अब देखिए ब्रिटिश में क्या है, ब्रिटिश में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो है, बट वहां पे क्या है, मोनार्की सिस्टम है, और हमारे इंडिया में क्या है, रिपब्लिकन सिस्टम है। इन अदर वर्ड्स द हेड ऑफ स्टेट इन इंडिया that is president is elected while the head of the state in Britain that is monarch, king or queen enjoy the hereditary position। अब देखिए जो हमारा हेड ऑफ स्टेट होता है जो कि हमारा प्रेसिडेंट होता है, और प्रेसिडेंट हमारा क्या होता है, इलेक्टेड होता है। बट ब्रिटेन में क्या होता है, जो हेड ऑफ स्टेट होता है मोनार्की, जैसे राजा या रानी होंगे, और वो क्या होंगे, हेरिडिटरी पोजीशन से आए रहते हैं। तो इसमें क्या हुआ, देखिए दोनों जगह पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, बट क्या है, थोड़ा सा चेंजेस है। सेकंड पॉइंट देखिए, द ब्रिटिश सिस्टम इज बेस्ड ऑन द डॉक्ट्रिन ऑफ द सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट। अब क्या है, देखिए ब्रिटिश में क्या है, सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट में है, डॉक्ट्रिन ऑफ सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट है। बट व्हाइल द पार्लियामेंट इज नॉट सुप्रीम इन इंडिया एंड एंजॉय लिमिटेड एंड रिस्ट्रिक्टेड पावर ड्यू टू रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरल सिस्टम, जुडिशियल रिव्यू एंड फंडामेंटल राइट। अब देखिए पार्लियामेंट में क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ द सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट है, मतलब कि पार्लियामेंट क्या है, सुप्रीम पावर है वहां पे। बट इंडिया में ऐसा नहीं, इंडिया में क्या है कि हमारा पार्लियामेंट लिमिटेड पावर एंजॉय करता है, क्योंकि हमारे यहाँ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, फेडरल सिस्टम है, जुडिशियल रिव्यू का प्रोविजन है, तो इस सब के वजह से क्या लिमिटेड पावर है पार्लियामेंट के पास। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इन ब्रिटेन प्राइम मिनिस्टर शुड बी द मेंबर ऑफ लोअर हाउस, दैट इज हाउस ऑफ कॉमन वहां बोला जाता है, हाउस ऑफ लॉर्ड होता है और हाउस ऑफ कॉमन होता है। तो हाउस ऑफ कॉमन को बोला जाता है लोअर हाउस, तो जो हमारा पीएम होगा वो हाउस ऑफ कॉमन का ही होगा, मतलब लोअर हाउस का ही होगा। बट इंडिया में क्या है, इंडिया में जो कि पार्लियामेंट के दोनों भी, लोअर हाउस या अपर हाउस किसी का भी हो सकता है मेंबर हमारा पीएम। नेक्स्ट देखिए डिफरेंस, यूजुअली द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट एलोन आर अपॉइंटेड एज अ मिनिस्टर इन ब्रिटेन, बट इन इंडिया person who is not a member of parliament can also be appointed as a minister but for a maximum period 6 months। बट क्या होता है, देखिए कोई जैसे कि ब्रिटेन में क्या प्रोविजन है कि कोई भी मेंबर एलोन, पार्लियामेंट का कोई भी मेंबर एलोन क्या है, मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया जा सकता है ब्रिटेन में। बट अपने इंडिया में क्या है, सेम प्रोविजन है, बट फॉर द पीरियड ऑफ 6 मंथ के लिए। उसको 6 मंथ में अपनी किसी न किसी पार्टी में उसको मेजोरिटी लानी पड़ेगी, मतलब जीतना पड़ेगा। And next देखिए, Britain has the system of legal responsibility of the minister while India has no such a system। Unlike in Britain, the minister in India are not required to countersign the official act of the head of the state। Next देखिए, शैडो कैबिनेट, बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने इसको बताया है। शैडो कैबिनेट देखिए क्या होता है, शैडो कैबिनेट इज अ यूनिक इंस्टीट्यूशन ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट सिस्टम। इट इज फाउंड बाय द अपोजिशन पार्टी टू बैलेंस द रूलिंग कैबिनेट एंड टू प्रिपेयर इट्स मेंबर फॉर फ्यूचर मिनिस्ट्रियल ऑफिसर्स। देयर इज नो सच इंस्टीट्यूशन इंडिया। देखिए जो शैडो कैबिनेट की बात होता है, जैसे एक तो हमारे देखिए जो रियल जो गवर्नमेंट में है उनके जो रियल मेंबर्स होते हैं, उनके हर एक का क्या होगा, अपोजिशन के जो लीडर होंगे, जो रूलिंग पार्टी में नहीं होंगे बट अपोजिशन में होंगे,
उनके हर एक मेंबर होंगे अपोजिट में। जैसे यहाँ पे हो गया मिनिस्टर ऑफ हेल्थ, तो अपोजिशन में भी एक मिनिस्टर ऑफ हेल्थ होगा। उनको मतलब तैयार किया जाएगा फ्यूचर में, कि फ्यूचर में वो अगर रूलिंग पार्टी में आ रहे हैं तो अच्छे से अपने काम को कर सकें। द प्रिंसिपल्स ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इन इंडिया आर, अब देखिए जो प्रिंसिपल ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो इस प्रकार है। जैसे देखिए नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव। अब नॉमिनल एग्जीक्यूटिव कौन है, रियल एग्जीक्यूटिव कौन है? तो देखिए जो हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के जो फीचर्स है तो उसका है नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव होंगे। तो देखिए द प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। जो हमारा प्रेसिडेंट होगा वो नॉमिनल होगा, ओनली नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होगा, जिसको बोला जाता है डी जूरी एग्जीक्यूटिव और टाइटुलर एग्जीक्यूटिव। देखिए ये एग्जाम में पूछा गया एमसीक्यू है, ये पूछा गया है पीवाईक्यू है कि मतलब जो प्रेसिडेंट को नॉमिनल एग्जीक्यूटिव बोलते हैं उसको और क्या बोलते हैं। तो ऐसा देख डी जूरी एग्जीक्यूटिव या टाइटुलर एग्जीक्यूटिव भी बोला जाता है। वाइल प्राइम मिनिस्टर को रियल एग्जीक्यूटिव बोला जाता है, जिसको बोला जाता है डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव। तो ध्यान रहे ये पॉइंट आप लोग राइट डाउन कर लीजिए और उसको याद है, डी जूरी मतलब नॉमिनल और डी फैक्टो मतलब रियल, और जो डी जूरी एग्जीक्यूटिव उसको टाइटुलर भी बोला जाता है। एंड thus the president is the head of state while the prime minister is the head of government. And the constitution of India says that there shall be a council of minister headed by the prime minister to aid and advise the president in the exercise of his function and the advice to tendered his binding on the president, जो कि आर्टिकल 74। देखिए अभी जब मैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एट अ ग्लांस पढ़ाएंगे तो उसमें सब कुछ विस्तृत में बताएंगे। सारे आर्टिकल्स के बारे में आपको मोटी मोटा जानकारी दे दूंगा ताकि आपको कहीं से भी आर्टिकल पूछे तो आप आइडिया लगा सकोगे। तो देखिए जो आर्टिकल 74 में बताया गया कि देयर शुड बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा, मतलब एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा जिसको हेड होंगे प्राइम मिनिस्टर, और वो काउंसिल किस लिए होगा, पीएम के प्रेसिडेंट के एड एंड एडवाइस के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है मेजॉरिटी पार्टी रूल। अब देखिए जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में होगा, जो पार्टी मेजॉरिटी में, जो इलेक्शन में मेजॉरिटी वोट्स लाएंगे वो क्या करेगा, गवर्नमेंट बनाएगा, और जो मेजॉरिटी पार्टी का लीडर होगा उसको पीएम अपॉइंट किया जाएगा बाई प्रेसिडेंट के द्वारा, और उस पार्टी के और मिनिस्टर अपॉइंट किए जाएंगे बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो ये सारे सब क्या है, प्रोविजंस हैं। द पॉलिटिकल पार्टी विच सिक्योर मेजॉरिटी सीट इन द लोकसभा फॉर्म्स द गवर्नमेंट। देखिए जो मेजॉरिटी सीट लोकसभा में, जिसको आप बोलते हैं ना कि लोकसभा का चुनाव हो रहा है, सांसद वाला जो चुनाव होता है, तो जिसमें जिस पार्टी के सबसे ज्यादा सांसद बनते हैं वही पार्टी क्या होता है, सेंट्रल में अपना गवर्नमेंट बनाता है। उसी पार्टी का क्या होता है, लीडर को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए जाते हैं। ये सब चीजें देखो आपको पता है। द लीडर ऑफ दैट पार्टी इज अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर बाय द प्रेसिडेंट ऑन द अदर मिनिस्टर आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, जो कि आर्टिकल 75 में बताया गया है। आर्टिकल 75 देखिए सब क्या यूनियन से रिलेटेड हमारे क्या है आर्टिकल्स है, जिसमें हमारे पीएम के अपॉइंटमेंट को लेकर बताया गया आर्टिकल 75 एंड अदर मिनिस्टर अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम। However, when no single party get a majority, a coalition front form a government and leader of that coalition form is the obvious choice of the president for that post of the prime minister. देखिए कभी कभी आप देखा कोई पार्टी मेजोरिटी में सीट नहीं लाती लोकसभा में, तो क्या होती, दो तीन अलग अलग पार्टियों से अपना सीट लेके फिर मेजोरिटी क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। तो ये भी प्रोविजन है। नेक्स्ट है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए आर्टिकल 75 बताता है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को बताता है। दिस इज द बेड रॉक प्रिंसिपल ऑफ द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। बेड रॉक प्रिंसिपल इसको बोला जाता है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को। ए पॉइंट आप लोग लिख लीजिएगा, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को बोला जाता है बेड रॉक प्रिंसिपल ऑफ पार्लियामेंट्री। द मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट इन जनरल एंड टू द लोकसभा पार्टिकुलर, जिसको आर्टिकल 75 डील करता है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को आर्टिकल 75 ऐसे लिख लो आप लोग। और इस आर्टिकल के प्रोविजन के थ्रू हमारा ये भी है कि जो लोकसभा किसी भी मिनिस्टर को रिमूव भी कर सकता है बाय पासिंग वोट ऑन नो कॉन्फिडेंस। नो कॉन्फिडेंस वोट पास करके किसी भी मिनिस्टर को रिमूव भी कर सकता है। नेक्स्ट है पॉलिटिकल होमोजिनिटी। पॉलिटिकल होमोजिनिटी का मतलब होता है कि ऑल द मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बिलोंग टू द सेम पॉलिटिकल पार्टी। अब देखिए जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के मेंबर होंगे उसमें होमोजिनिटी होगा, मतलब जो रूलिंग पार्टी के सारे मिनिस्टर ही वहां पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में होंगे। हेंस दे शेयर द सेम पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। और देखिए किस लिए जरूरी है होमोजिनिटी, ताकि सेम पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को शेयर करे, ताकि कोई भी लॉ एक्ट बनाया जा रहा है तो उसमें वोट मिल सके। नहीं तो क्या होगा, सब कोई भी अलग अलग मत देंगे।
इन केस ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट द मिनिस्टर्स आर बाउंड बाई कंसेशन। अब देखिए, अगर कहीं भी जैसे बोलते हैं ना गठन का, गठबंधन का सरकार है, तो वहां पे क्या होगा, पार्टी कंसेसस होगा, मतलब शेयर करेगा। डुअल मेंबरशिप की बात करें, अगर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो वहाँ क्या होगा, डुअल मेंबरशिप। और डबल मेंबरशिप का मतलब होता है द मिनिस्टर आर मेंबर ऑफ द बोथ द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। कोई भी अगर लेजिस्लेचर के भी मेंबर हो सकते हैं, एग्जीक्यूटिव के भी मेंबर हो सकते हैं। दिस मीन्स दैट ए पर्सन कैन नॉट बी मिनिस्टर विदाउट बीइंग अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। द कॉन्स्टिट्यूशन से दैट ए मिनिस्टर हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फॉर अ पीरियड ऑफ 6 consecutive months shall cease to be a minister। आर्टिकल 25 में मेंशन है। आर्टिकल 25 ये बोलता है, देखिए मिनिस्टर कोई भी हो सकता है, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो सकता है, बट उसको 6 महीने के अंदर अपना किसी न किसी पार्टी में, मतलब हाउस में अपना सीट लेना पड़ेगा। एंड लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, द प्राइम मिनिस्टर प्ले अ लीडरशिप रोल इन द सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट एंड ही इज द लीडर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, लीडर ऑफ द पार्लियामेंट एंड लीडर ऑफ द पार्टी इन पावर्स। देखिए जो होगा, प्राइम मिनिस्टर हमारा क्या होगा, प्राइम मिनिस्टर लीडरशिप रोल प्ले करेगा गवर्नमेंट प्रोसेस में, और क्या होगा, लीडर ऑफ द पार्लियामेंट एंड लीडर ऑफ द पार्टी इन पावर्स एंड लीडर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा। नेक्स्ट हमारा डिजोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस। अब देखिए लोअर हाउस को हम डिजोल्व भी कर सकते हैं। द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, जिसको लोकसभा बोलते हैं, कैन बी डिजोल्व बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। देखिए जो हमारा लोअर हाउस होता है, जिसको हम लोकसभा बोलते हैं, उसको डिजोल्यूशन भी हो सकता है, डिजोल्व हो सकता है। कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा, बट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। इन अदर वर्ड्स द प्राइम मिनिस्टर कैन एडवाइज द प्रेसिडेंट टू डिजोल्व द लोकसभा बिफोर द एक्सपायरी ऑफ इट्स टर्म एंड होल्ड द फ्रेश इलेक्शन। दैट इज आर्टिकल 83 में मेंशन है। मतलब आर्टिकल 83 इंपावर करता है प्रेसिडेंट को कि डिजोल्व कर सके लोकसभा को ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। एंड प्रिंसिपल ऑफ सीक्रेसी, द मिनिस्टर ऑपरेट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सीक्रेसी ऑफ प्रोसीजर्स एंड कैन नॉट डाइवल्ज इंफॉर्मेशन अबाउट दियर प्रोसीडिंग पॉलिसीज एंड डिसीजन। देखिए प्रिंसिपल ऑफ सीक्रेसी का कंसेप्ट हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉलो करता है। इसमें क्या होगा, कोई भी मिनिस्टर किसी भी पॉलिसीज, किसी भी प्रोसीडिंग को क्या करेगा, मतलब ओपन नहीं कर सकता, क्लोज नहीं कर सकता, मतलब ओपन नहीं कर सकता सभी के सामने। एंड दे टेक द ओथ ऑफ सीक्रेसी बिफोर इंटरिंग दियर ऑफिस, जो कि आर्टिकल 75 में मेंशन है। द ओथ ऑफ सीक्रेसी टू मिनिस्टर्स इज एडमिनिस्टर्ड बाय द प्रेसिडेंट। और सारे देखिए जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सारे मिनिस्टर जो बनेंगे वो ओथ लेंगे। ओथ लेंगे क्या, प्रिंसिपल ऑफ सीक्रेसी का ओथ लेंगे, किसके सामने, प्रेसिडेंट के सामने। वेदर द पार्लियामेंट्री सिस्टम शुड बी कंटिन्यूड और शुड बी रिप्लेस्ड बाय द प्रेसिडेंशियल सिस्टम हैज बीन अ पॉइंट ऑफ डिस्कशन एंड डिबेट इन आवर कंट्री सिंस 1970। अब देखिए जो आपने पढ़ा होगा कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन सा बेटर है, कौन से हमारे कंट्रीज में मतलब लाने चाहिए, डिबेट हमें 1970 से ही चला रहा है। दिस मैटर वाज कंसीडर्ड इन डिटेल बाय द स्वर्ण सिंह कमिटी अपॉइंटेड बाय द कांग्रेस गवर्नमेंट इन 1975। अब देखिए इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो स्वर्ण सिंह कमिटी अपॉइंट किया गया था, जिसको कांग्रेस गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया गया था, ये मैटर उनके द्वारा डिटेल में डिस्कशन किया गया है। और बताइए, और स्वर्ण सिंह कमेटी ने अपना रिकमेंडेशन किस चीज को लेकर दिया था, आप बताइए। अभी लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने उस टॉपिक के बारे में डिटेल में पढ़ा है। कमेंट सेक्शन में आप करके बताइए कि स्वर्ण सिंह कमेटी और क्या क्या रिकमेंडेशन दिए हैं। So the committee opined that parliamentary government has been doing well and hence there is no need to replace it by presidential system। अब देखिए जो हमारी स्वर्ण सिंह कमिटीज बनाई गई थी कांग्रेस गवर्नमेंट के द्वारा 1975 में, उन्होंने बोला था कि हमारा जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है एंड इज डूइंग वेल, नो नीड टू रिप्लेस इट बाय द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो देखिए अभी तक हमने सेंट्रल स्टेट रिलेशन और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के सारे फीचर्स को पढ़ लिए हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं, ताकि थोड़ा वीडियो शॉर्ट हो, आप लोग को भी न्यू कंटेंट छोटे छोटे पार्ट्स में मिलते जाए, ताकि आपका मोरल हाई रहे और आप लोग का इंटरेस्ट भी बना रहे। तो नेक्स्ट हमारा जो वीडियो लेक्चर आएगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स पे आएगा, जिसको हम बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशन एट ग्लांस। कॉन्स्टिट्यूशन एट ग्लांस, इसमें हम सारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल को और जितने भी शेड्यूल्स है, हर शेड्यूल्स के फीचर्स को बाय ट्रिक बताएंगे, और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक बताएंगे, जिसको आप लाइफ में कॉन्स्टिट्यूशन के जो शेड्यूल्स है उसको आप कभी नहीं भूलोगे। आपको किसी भी टाइम कभी भी पूछ लिया जाएगा, आप एक सेकेंड में सारे शेड्यूल्स और उसके सारे प्रोविजंस को बता दोगे। उसका मैं बेस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक्स लेके आऊंगा। तो आप लोग बने रहिए। अगर न्यू है हमारे चैनल पे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और मोर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। तो अभी के लिए थैंक यू।